हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है आर्सेनिक पॉइजनिंग। एफएमटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो इन हेडिंग वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि हमें लर्न करने में इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म्स देखेंगे, कितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, मतलब है ना, कितनी टॉक्सिक फॉर्म्स होती हैं, उनकी यूजेस क्या होते हैं, इसके एक्शन देखेंगे, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, फिर देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स, और फिर लैब इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, फिर पोस्टमार्टम फाइंडिंग। ठीक है, तो अब हम इसकी टॉक्सिक फॉर्म देखते हैं। आर्सेनिक की कितनी टॉक्सिक फॉर्म्स होती हैं। आर्सेनियस ऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, ठीक है, उसको आर्सेनियस ऑक्साइड को हम आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड भी बोलते हैं। कॉपर आर्सेनाइट, कॉपर एसिटो आर्सेनाइट। थर्ड वन हो गई सोडियम एंड पोटेशियम आर्सेनेट। और फोर्थ वन आर्सेनिक सल्फाइड। नेचुरल सोर्सेज में भी हम कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आर्सेनियस ऑक्साइड और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड से हम स्टार्ट करते हैं। आर्सेनियस ऑक्साइड और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को हम बोलते हैं संख्या भी बोलते हैं, सोमल खार और वाइट आर्सेनिक भी बोलते हैं। ब्लैक आर्सेनिक होता है वो हमारी बॉडी के लिए गुड सोर्स होता है, लेकिन जो वाइट आर्सेनिक होता है वो हमारे लिए पॉइजन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या और सोमल खार बोलते हैं। और ये बहुत टॉक्सिक फॉर्म होती है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ द आर्सेनिक। और इसका कोई टेस्ट या स्मेल नहीं होती, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, देखिए ये फ्रूट स्प्रे में मिलता है, शीप डिप्स में मिलता है, वीट किलर में मिलता है, रेड पॉइजन में मिलता है। तो हम इनमें से किसी को अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम कॉपर आर्सेनाइट और कॉपर एसिटो आर्सेनाइट को देखते हैं। कॉपर आर्सेनाइट को हम बोलते हैं शैलिस ग्रीन और कॉपर एसिटो आर्सेनाइट को हम बोलते हैं पेरिस ग्रीन। ठीक है, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, कलरिंग एजेंट में। मतलब ये फॉर्म हमें कलरिंग एजेंट में मिलती है, कॉपर आर्सेनाइट और कॉपर एसिटो आर्सेनाइट। ठीक है, और सोडियम और पोटेशियम आर्सेनेट भी होते हैं। और फोर्थ वन देखेंगे हम आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक डाइसल्फाइड और आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड की फॉर्म में होता है। इसको हम हड़ताल बोलते हैं। आर्सेनिक डाइसल्फाइड को हम हड़ताल बोलते हैं और आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड को हम रेड रियलगार बोलते हैं। ठीक है, रियलगार या रियलगार। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, फ्लाई पेपर में यूज़ होते हैं और कलरिंग पिगमेंट में यूज़ होते हैं। तो हम इनमें से किसी का भी कंज्यूम कर लेंगे या हमारी बॉडी इनके कांटेक्ट में आ जाएगी तो हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, नेचुरल सोर्सेज में भी ये हमको मिलते हैं, सॉइल, वाटर, सी फिश में मिलते हैं, टबैको, स्मोक, सिगार, इन सब में हमको आर्सेनिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इसको अगर कंज्यूम कर लेते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक्शन में देख लेते हैं, मतलब एक तरीके का ये देखते हैं कि हम ये हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करता है, हमारी बॉडी में कैसे कैसे ये हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है। तो देखिए, जब हमारे मतलब बायोकेम में पढ़ा होगा या फिर है ना उसमें एनाट में पढ़ा होगा, ह्यूमन एनाट में, कि हमारी बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो साइकिल्स चल रही होती हैं, तो आर्सेनिक जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कपलिंग का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो एक कपलिंग नहीं होने देता। ठीक है, वहाँ पे कपलिंग नहीं होने देता, वो उसको रोक देता है कि कंबाइन हो, मतलब किससे कंबाइन होके, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज या और फॉस्फेट। तो वहाँ पे ही उसके ये सल्फाइड्राइल ग्रुप से अटैच हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कपलिंग का प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो आर्सेनिक होता है वहाँ पे ये कपलिंग नहीं होने देता, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस चलता है, तो वहाँ पे ये कपलिंग नहीं होने देता। और कैसे फिर, मतलब वो कैसे कपलिंग नहीं होने देता, क्योंकि वहाँ पे वो कंबाइन हो जाता है सल्फाइड्राइल ग्रुप से। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होते हैं जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और फॉस्फेट होते हैं, वहाँ उनके सल्फाइड्राइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस रुक जाता है। तो अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि है ना, जो कन्वर्जन हो रहा है पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में, वो कन्वर्जन रुक जाएगा या फिर कम हो जाएगा। सिट्रिक एसिड साइकिल्स चल रही होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर रुक जाएगी, और सेल्यूलर एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इंटरफेयर कर रहा है तो ऑब्वियसली टीसीए साइकिल जो चल रही होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ये जो बन रहा होता है वो नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये इंटरफेयर कर देता है। ठीक है,
तो अब इससे क्या होगा, जब ये इंटरफेयर कर देगा तो इससे क्या होगा, जो सेल्यूलर अपटेक जो होगा, मतलब ये इनिबिट कर देगा सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनिबिट कर देगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनिबिट कर देगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन जो है वो इनिबिट कर देगा। अब इससे क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होगी, मतलब डैमेज होगा, डिस्टर्बेंस होगा, और नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि है ना अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखिए, अगर हम ओरली लेंगे तो जीआईटी लंग और स्किन में एब्जॉर्ब, मतलब ये दोनों तरीके से होता है, ओरली और पेरेंट्रली भी। ओरली में लेंगे तो जीआईटी और लंग्स में होगा, स्किन में होगा, ठीक है। पेरेंट्रली भी लेंगे, ये है ना हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होता है, लिवर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और लिवर के बाद ये किडनी और स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी लिवर में होती है, और फिर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी लिवर में होती है, फिर किडनी में, फिर स्प्लीन में, ठीक है। अब क्या होता है कि है ना, जैसे अगर पेशेंट सर्वाइव भी कर जाता है, जैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है अगर उसको, और पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे मिलेगा, ये मसल्स में मिलेगा, उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा ये मसल्स में मिलेगा, और मसल्स में मंथ तक रहता है, ठीक है। और बोन्स में मिलेगा, हेयर में मिलेगा, नेल्स, स्किन सब में देखने को मिलेगा, और बोन्स, हेयर, नेल्स, स्किन में ये ईयर तक रहता है, मतलब सालों तक रहता है, लेकिन मसल्स में ये केवल महीने भर तक रहेगा। एक्सक्रीशन देखिए, हेयर्स और नेल्स से इसका एक्सक्रीशन होता है, मतलब 1 घंटे तक होता रहता है। अगर क्रॉनिक केस में देखेंगे तो फिर जो आर्सेनिक होता है वो डिपॉजिट हो जाता है हेयर्स और नेल्स में, ठीक है। ये हमने एक्शन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन तीनों पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे साइंस और सिम्टम्स की। तो साइंस और सिम्टम्स देखेंगे तो देखिए हर एक जगह इसका मतलब इसके साइंस शो होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स शो होते हैं। तो जैसे जीआईटी हो गया, जीआईटी में भी ये एक्ट करेगा, रीनल पे भी एक्ट करेगा, सीवीएस पे भी एक्ट करेगा, हेपेटिक सिस्टम पे भी एक्ट करेगा, सीएनएस, स्किन, हर जगह ये एक्ट करता है, ठीक है। तो जब जीआईटी पे एक्ट करेगा तो नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हमको देखने को मिलेगा, और इसका मेटालिक टेस्ट देखने को मिलेगा, और है ना उसको थर्स्ट, मतलब उसको प्यास लगने लगेगी, और वो थर्स्टी महसूस करने लगेगा, पेन, इरिटेशन भी होगा एनस में, और जब उसको डिफिकेशन होगा तो वो फ्रीक्वेंटली होगा और इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है। अगर हम रीनल के देखें तो रीनल में ओलिग्यूरिया, यूरेमिया और पेन, मिक्चुरेशन के टाइम पे उसको पेन होगा, ठीक है। सीवीएस में अगर हम देखें तो हाइपोटेंशन और पल्मोनरी एडिमा, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो जाएगा। हेपेटिक में देखें तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन, सीएनएस में हेडेक होगा, हाइपोथर्मिया, ट्रेमर्स, कॉमा, पैरालिसिस होगी, ठीक है। स्किन में देखें तो स्किन रैशेस हो जाएगी और हेयर लॉस हो जाएगा। अब हम है ना देखते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में देखिए हम सैंपल लेंगे, यूरिन का भी ले सकते हैं, स्टूल का भी ले सकते हैं, ब्लड, वॉमिट, हेयर, नेल्स, इन सब से हमको पता चल जाएगी, ठीक है। हम इनको ये सैंपल्स होते हैं, हम इनके सैंपल्स लेंगे, ठीक है। अगर डेड बॉडी है तो हम उसके स्टमक, इंटेस्टाइनल कंटेंट, बोन, लिवर, बाइल, किडनी से भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देखिए यूरिन में क्या देखा जाएगा कि है ना, अगर 50 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा यूरिन आ रही है अगर 24 आवर में, तो ये रीसेंट पॉइजनिंग को इंडिकेट करती है, ठीक है, कि हाँ पॉइजनिंग अभी अभी हुई है। ब्लड में देखिए स्टूल, लिवर, किडनी, बोन्स में ये रिजेंबल करता है कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया इन सब में कॉमन होती है, ठीक है। और अगर इनमें ब्लड मिलता है, ठीक है, तो फिर वो प्रेजेंस करेगा, मतलब प्रेजेंस शो करेगा आर्सेनिक की। और हम हेयर में देखें तो हेयर में जो क्वांटिटी होगी उस पर डिपेंड करता है कि अगर 75 माइक्रोग्राम % से ज़्यादा अगर मिलती है तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ आर्सेनिक पॉइजनिंग है, ठीक है। अगर मिलती है 1 to 3 मिलीग्राम पर kg पे तो एक्यूट पॉइजनिंग होगी, और 0.1 to 0.5 मिलीग्राम पर kg अगर मिलती है तो क्रॉनिक पॉइजनिंग होगी, ठीक है। नेल्स में अगर हम देखें तो नेल्स में मोर देन 100 माइक्रोग्राम % होगा, तो फिर उससे ये रिजेंबल होगा, ये इंडिकेट होगा कि हाँ ये पॉइजनिंग है, आर्सेनिक पॉइजनिंग। अगर हम ईसीजी चेक करें तो उसमें जो QRS है वो ब्रॉड हो जाएगी, QT जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ST है डिप्रेस हो जाएगी, और T वेव जो है, ये सारी वेव्स हैं, ठीक है, और T वेव जो है वो फ्लैटेंड हो जाएगी।
तो ये हमने साइंस एंड सिम्टम्स और लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करी। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। देखिए ट्रीटमेंट में क्या होता है कि है ना, सबसे पहले ये मेन जो होता है, हमें उसे वॉमिट कराना पड़ेगा, हमें उसका पेट खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लवाज वो है, वो मेन है। हमें उसे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वार्म वाटर पिलाना चाहिए और उसको मिल्क देना चाहिए, ठीक है। डीमल्सेंट जो होते हैं, जैसे बटर हो गया, ग्रीसी सब्सटेंस हो गए, तो ये सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से वो आर्सेनिक जो होगी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और वो वॉमिट के थ्रू निकल जाएगी। हम एंटीडोट भी देते हैं, जैसे BAL हो गया, डाइमरकैप्रोल हो गया, ओरल सक्सिमर हो गया, DMS से बोलते हैं उसको, और ये सब हम एंटीडोट की तरह देते हैं। DMPS भी है, वो है ना ड्रग ऑफ चॉइस होती है, हम हैवी मेटल पॉइजनिंग में उसको देते हैं DMPS को, ठीक है। जो अल्कली होती है हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि है ना वो आर्सेनिक की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाती है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। जो अल्कली वाले वो सब्सटेंस होते हैं हम वो नहीं देंगे, ठीक है। जो पर्गेटिव होते हैं वो पॉइजन, वो रिमूव अनएब्जॉर्ब पॉइजन, ठीक है। वो है ना जो पॉइजन होगा उसको, जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन होगा वो उसको रिमूव कर देगा इंटेस्टाइन से, ठीक है। जैसे कैस्टर हो गया, पर्जेटिव या पर्गेटिव जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल, ठीक है। हीमोडायलिसिस और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। हीमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन भी होता है, और इसमें क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वॉमिट और डायरिया जल्दी से हो जाए, और है ना, और उसकी वजह से मतलब जो आर्सेनिक है वो निकल जाए, जो पॉइजनिंग है वो ज़्यादा ना हो पाए। PM फाइंडिंग मतलब पोस्टमार्टम फाइंडिंग अगर हम देखें तो इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। तो इंटरनल में देखिए, माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस में क्या होता है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इंटरनल में देखेंगे तो माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस में देखेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्फ्लेम्ड और अल्सरेटेड हो जाती है, ठीक है। लैरिंग्स, ट्रेकिया और जो लंग्स होते हैं उसमें हैमरेज हो जाता है। लंग्स जो होंगे वो कंजेस्टेड और उनमें पल्मोनरी एडिमा हो जाती है, ठीक है। हार्ट में अगर हम देखें तो सब एंडोकार्डियल हैमरेज ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल में सब एंडोकार्डियल हैमरेज हो जाता है, ठीक है। स्टमक में वो स्वलन हो जाएगा, इडेमेटस हो जाएगा, डीस्क्वामेटेड हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्वैमस सेल हैं वो मतलब ठीक से वो रिजेंबल नहीं कर पाएंगे। रेड वेलवेटी अपीयरेंस हो जाती है, किसकी वजह से, हेमरेज की वजह से। सब पेरिटोनियल हेमरेज हो जाता है, सब म्यूकोसल और सब पेरिटोनियल हेमरेज हो जाता है, जिसकी वजह से रेड वेलवेटी अपीयरेंस हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगा स्टमक में, ग्रेटर कर्वेचर का, पोस्टीरियर पार्ट का, कार्डिक एंड का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो म्यूकोसा जो होती है वो पेल वॉयलेट हो जाती है, और है ना जब वो फीकल मैटर में जो म्यूकोसा के लार्ज फ्लेक्स निकलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है वो फीकल मैटर में फ्लेक्स के फॉर्म में निकलती है। अगर हम सीकम और रेक्टम में देखें तो वो इन्फ्लेमेशन मिलेगा उसमें। स्प्लीन, लिवर और किडनी में देखें तो नेफ्राइटिस और स्कारिंग मिलेगी, कंजेस्टेड मिलेंगे ये सारी चीज़ें, और एनलार्ज्ड मिलेगी, एनलार्ज्ड और स्वैलन, ठीक है, स्वोलन मिलेगी। और ब्रेन में देखें तो इंसेफेलाइटिस हो जाएगा, मेनिंजेस जो हैं वो कंजेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग। आर्सेनिक में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप ये भी लिख कर आते हैं, ये भी समझ लेते हैं तो ये इनफ है, ठीक है। लेकिन वो मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आ रहा है, तो आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्सेनिक पॉइजनिंग। इफ़